नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पे। दोस्तों, हम लोग दृष्टि आईएएस की ज्योग्राफी बुक जो है उसको कवर कर रहे थे। उसके आज नेक्स्ट वीडियो है। हमने पिछले 4 वीडियो कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपको और भी बात मैं बता दूं कि अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी बुक शॉप से जाके खरीद सकते हैं। उसी श्रृंखला में जिसमें हमने वीडियो कवर किया था उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। आज का टॉपिक हमारा होगा वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे जहाँ तक भी हो सकेगा हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे हम बुक कवर कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं, बुक को कवर करने पे फोकस करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको पहले भी बता दूंगा कि अगर आपने इसके पीछे के वीडियोज नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बिना समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडलीय परिसंचरण का अर्थ यहाँ पे समझाया गया है कि किससे लेंगे। धरातलीय सतह तथा उसके ऊपर वायुमंडल में वायुदाब प्रवणता के कारण स्थानीय स्तर से भूमंडलीय स्तर पर दैनिक, मौसमी एवं वार्षिक हवाओं का गतिशील होना ही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय परिसंचरण। कुल मिला के जो क्या है, वायुमंडल में हवाएं हैं, पवनें हैं, वो कैसे चल रही हैं। अब मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ से और यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर है, तो हवाएं यहाँ से ऐसे कैसे चली, ये ऊपर कैसे उठी, ये इधर कैसे गई, ये और इधर कैसे गई, ये सारा का सारा पूरा जो चक्कर है हवाओं का, पवनों का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय परिसंचरण बोलेंगे। इसी को यहाँ पे बुक में लैंग्वेज दे दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि स्थानिक आयाम एवं उत्पत्ति के आधार पर वायुमंडलीय परिसंचरण को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो वायुमंडलीय परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण। समझ लेते हैं प्राइमरी और जनरल सर्कुलेशन क्या होता है। इस परिसंचरण के अंतर्गत व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने प्रमुख हैं। तो अगर प्राथमिक परिसंचरण में देखा जाए, प्राइमरी सर्कुलेशन में देखा जाए, तो इसमें 3 प्रकार की पवनें मिलती हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। इसके अंतर्गत ग्रही पवनों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो ग्रह पे हवाएं चलती हैं उनसे रिलेटेड बात की जाती है। ये वायुदाब पेटियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, वायुदाब पेटियों के इधर उधर हमने बताया था कि कैसे चलती हैं, वायुदाब पेटी से कैसे हवाएं चलती है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने आती हैं। आगे है द्वितीयक परिसंचरण, सेकेंडरी सर्कुलेशन। इसमें क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी सर्कुलेशन में आपको चक्रवाती पवने, प्रतिचक्रवाती परिसंचरण, मौसमी परिसंचरण और मानसूनी पवने और वायुराशि के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। आगे है तृतीय परिसंचरण में स्थानीय पवने। तो पहले में जो कि पूरी पृथ्वी में प्रेशर बेल्ट की वजह से मिलती हैं वो ध्रुवीय, पछुआ और व्यापारिक पवने। दूसरे में हम लोग चक्रवात जैसी पवनों के बारे में बात की जाएगी। और तृतीय परिसंचरण में हम लोग किसकी बात करेंगे? जो स्थानीय पवने हैं, इसको हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी जो सर्कुलेशन है इसको कवर कर लेंगे, लेकिन जो स्थानीय परिसंचरण है, स्थानीय हवाएं हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये अलग से पूछा जाने वाला टॉपिक है। प्रीलिम्स में पीसीएस हो या यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है एटमॉस्फेरिक ट्राई सर्कुलर सर्कुलेशन, यानी कि वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण की। ठीक है, तो समझते हैं। इसे सामान्यतः त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है? धरातलीय सतह पर हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इधर हाई प्रेशर है, इधर क्या है? हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर है। तो इधर से इधर की ओर हवाएं क्या होंगी? प्रवाहित होंगी। जबकि ऊपरी वायुमंडल में हवाएं धरातलीय सतह के हवाओं की दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं, यानी कि अगर सतह पे ऐसे प्रवाहित हो रही हैं तो ऊपर कैसे होंगी? ऐसे प्रवाहित होंगी। ठीक है, ये बात कही गई, जिससे
के चलते कोशिका परिसंचरण बन जाता है, जिसके चलते क्या होता है, कोशिका परिसंचरण बन जाता है। ये हवाएं यहाँ से नीचे गिरेंगी और यहाँ से ऊपर उठेंगी, तो इस तरह से पूरा का पूरा एक परिसंचरण तैयार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी नीचे अगर हाई प्रेशर मिलता है तो यहाँ पे क्या मिलता है, ऊपर मिलेगा लो प्रेशर। यहाँ पे क्या मिलेगा, लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और क्या हो जाता है, एक परिसंचरण जो है चक्र बन जाता है। आगे कह रहा है, यह परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है। ये जो परिसंचरण है, देखो जो हमने अभी बताया, लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे अगर समुद्र से ऊपर उठ रही हैं तो क्या होगा बताइए, ऊपर उठ रही हैं तो इसके साथ वाटर वेपर भी जाएगा। जब वाटर वेपर जाएगा तो बादलों का निर्माण होगा, तो इसे कहते हैं। ठीक है, यही बात कह रहे हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। प्रत्येक देशांतर पर 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो प्रत्येक देशांतर पर क्या होगा, 3 कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो पहले कौन सी होगी, हैडली, फेरल और ध्रुवीय। तो हैडली सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय कोशिका भी बोलेंगे। फेरल सेल को क्या बोलेंगे, ध्रुवीय वाताग्र कोशिका भी बोलेंगे। और तीसरी होती ध्रुवीय कोशिका। थोड़ा सा हम लोग इसको फिगर में समझते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ तरह से फिगर दिया हुआ है। इसमें ये हो गया हमारा ITCZ, ये हमारा हो गया ITCZ जो हमने बताया था। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गई हमारी हेडली सेल, ये हेडली सेल हो गई दोनों तरफ, ये हो गई फेरल सेल, और ये क्या हो गई, पोलर सेल। ये क्या हो गई, पोलर सेल। बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे हवाएं क्या होगी, उठेंगी यहाँ से ऐसे, इधर जाएंगी, यहाँ पे गिरेंगी, और इधर आएंगी, इधर पे गिरेंगी। ये मैंने समझाया था आपको। फिर इधर से भी हवाएं उठेंगी, इधर गिरेंगी, और इधर से इधर। देखिए सेल पूरी बन गई है। तो ये इस तरह से सेल बन जाती है। ठीक है, फिर से एक बार मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ से हवाएं उठी, कलर चेंज कर लूँ, अगर मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हवाएं उठी, यहाँ से हवाएं उठी तो इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, तो और नीचे गिरेंगी। यहाँ से जब नीचे गिरेंगी तो देखिए ये इधर, फिर इधर चली जाएंगी और ये इधर चली जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी एक जो सेल कंप्लीट हुई, इसको बोलेंगे हेडली सेल। यहाँ से भी हवाएं उठेंगी, यहाँ से जब हवाएं उठेंगी, या फिर कह सकते हैं इधर जो हवाएं गिर रही हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इधर की ओर हवाएं ऊपर से आएंगी नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, मैंने पीछे समझाया था। ठीक है, यहाँ पे गिरेंगी हवाएं इस तरह से, तो फिर इधर से इधर हवाएं चलेंगी, तो ये भी बन गई एक सेल। ये हो गई फेरल सेल। हमने पिछले वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से समझाया था, काफ़ी कुछ समझा दिया था। उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि इस तरह से 3 सेल बनती हैं। प्रेशर बेल्ट के बेसिस पे हमने समझा दिया था कैसे हवाएं चलती हैं। अब मैंने आज बता दिया कि ऊपर कैसे हवाएं उठती हैं और पूरी की पूरी जो है सर्कुलेशन कैसे कंप्लीट होता है। उसी के माध्यम से 3 सेल बनती हैं, फेरल सेल, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। जो हमारी हेडली सेल होगी वो कहाँ होगी, उष्णकटिबंधों पे होगी। फेरल सेल कहाँ होगी, उसके ऊपर बनेगी। ठीक है, उसके ऊपर कहाँ पे, ध्रुवीय वाताग्र भी उसको बोलेंगे, और उसके ऊपर सबसे ऊपर ध्रुवों के पास बनेगी ध्रुवीय कोशिका। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई हैडली कोशिका के बारे में, हैडली सेल के बारे में, उष्णकटिबंधीय कोशिका के बारे में। तो इसकी खोज जो सर्वप्रथम किया गया था, कोशिका का निर्धारण जो सबसे पहले किया गया था, वो हैडली द्वारा 1735 में तापजन्य क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है, तापजन्य क्षेत्रों को याद कीजिएगा, मैंने बताया था ताप के कारण उत्पन्न जो प्रेशर बेल्ट होती थी उसका रिलेटेड यहाँ से कहीं ना कहीं मिलता है। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यताप के प्राप्ति के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के पास पहुंचने पर यह हवाएं उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों की ओर मुड़ जाती हैं। ये बात मैंने समझा दी भी फिगर में। भूमध्य रेखा की उठती हवाओं का स्थान लेने के लिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से हवाएं अभिसरित होती हैं। इन हवाओं को व्यापारिक पवनें कहते हैं। समझिए, जैसे कि मैंने समझाया था, ये मान लीजिए क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये इक्वेटर के पास है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट मिलेगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, गर्म होगी, तो यहाँ पे क्या होता था, लो प्रेशर। इधर मैंने समझाया था हाई प्रेशर, इधर क्या समझाया था, हाई प्रेशर समझाया था। तो मैंने कहा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती इस तरह से, है ना। तो इन्हीं हवाओं को जो कि उष्णकटिबंध में बन रही हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापारिक पवनें बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे चले समझते हैं
इन धरातलीय व्यापारिक पवनों के विपरीत ऊपरी वायुमंडल में प्रति व्यापारिक पवन, अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि ऊपरी पवनें जो होती वो इसके उल्टा चलेंगी। ये पवनें दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर नीचे उतरती हैं, पुनः भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो इस तरह से एक सेल पूरी कंप्लीट होती है। मैंने आपको समझा दी सेल बनती कैसे है। ठीक है, वीडियो को स्लो करके देखिएगा, आराम से देखिएगा और समझते हुए देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बुक कवर कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करेंगे जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा है, आपने पढ़ा नहीं तो या तो किसी से देख लीजिए, किसी टीचर से, या फिर अगर हमसे पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर अलग से प्रॉपर वीडियो बना देंगे और आपको समझा देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके कारण एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे हैडली कोशिका अथवा उष्णकटिबंधीय कोशिका बनती। तो उष्णकटिबंध में व्यापारिक पवनें जब चलती हैं लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से, तो उसके ऊपर जो है वायुमंडल में 12 किलोमीटर के आसपास उसके प्रति जो है उल्टा, उसकी दिशा के उल्टा एक हवा मिलती है जो 30 से 35 डिग्री पे नीचे गिरती है। इस तरह से एक सेल कंप्लीट होती है। इस सेल को क्या बोलेंगे? हैडली सेल बोलेंगे। ये मैंने इसको संक्षेप में कर दिया, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, इसी को आपको नोट्स में लिखना है अगर आप लिखना चाहें तो। इस उष्णकटिबंधीय कोशिका के निर्माण में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे तापजनित कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ताप का काफी ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, आगे करा फेरल कोशिका या ध्रुवीय वाताग्र कोशिका के बारे में बात की गई है। फेरल कोशिका या ध्रुवीय वाताग्र कोशिका दूसरी कोशिका है। मध्य अक्षांशीय परिसंचरण कोशिका को फेरल कोशिका कहते हैं, जो कि मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। ध्रुवीय वाताग्र या फेरल कोशिका के अंतर्गत अश्व अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब से शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर धरातली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया था। ये होता हमारा, मान लीजिए कि ये क्या है, इक्वेटर है, ये हमारा मध्य अक्षांश है। ठीक है, ये क्या है? अश्व अक्षांश है, जिसको मैंने समझाया था। और ये शीतोष्ण निम्न वायुदाब प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया था, है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ से इधर की ओर हवाएं चलती हैं और इधर से इधर की ओर हवाएं चलती हैं। ये बात हमने आपको समझाई थी प्रॉपर तरीके से। तो इन्हीं ये जो हवाएं हैं, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? इनको पछुआ पवनें बोलेंगे, क्योंकि देखिए इधर से इधर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो इनको पछुआ पवनें, क्योंकि ये वेस्ट से आती हुई प्रतीत हो रही है तो इनको पछुआ पवनें बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ध्रुवीय वाताग्र या फेरल कोशिका के अंतर्गत अश्व अक्षांशों से शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर धरातली पवनें पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, यहाँ 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर धरातली हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर उठती हैं तथा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने के पश्चात विपरीत दिशाओं में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। यह पवन अश्व अक्षांश के पास नीचे की ओर उतरती है। क्या होती है? नीचे की ओर उतरती है ना। आगे करें, तथा पुनः धरातली पछुआ पवन के रूप में शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर चलती है। कह रहा है कि पुनः धरातली पछुआ पवन के रूप में शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जिससे फेरल कोशिका या ध्रुवीय वाताग्र कोशिका का या मध्य अक्षांशीय कोशिका का निर्माण होता है। तो ये हो गई हमारी फेरल कोशिका। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से मैंने बताया ऐसे चलती हवाएं इधर से इधर की ओर, फिर ये ऊपर उठती है ऐसे, फिर इधर गई, फिर इधर गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से कैसे चलेंगी? इधर से हवाएं ऐसे चलेंगी, नीचे गिरेंगी, इधर से इधर चलेंगी, फिर ऐसे ऊपर उठेंगी यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे ध्रुवीय कोशिका के बारे में यहाँ पे बात की गई है, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ध्रुवीय कोशिका पढ़ रहे हैं। ध्रुवीय कोशिका के अंतर्गत वायुमंडलीय परिसंचरण का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री टू 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी कि 60 से 90 डिग्री के बीच में जो वायुमंडलीय परिसंचरण होगा उसी कोशिका को, वहाँ पे जो कोशिका पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय कोशिका बोलेंगे। ठंडी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय
निम्न वायुदाब मेखला यानी कि जो बेल्ट हमने पढ़ाई थी की ओर धरातली पवन के रूप में प्रवाहित होती है। मैं आपको फिर से बता दूं कि पिछला वीडियो अगर आपने नहीं समझा तो ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। कह रहा है कि उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र अर्थात 60 डिग्री टू 65 डिग्री अक्षांशों पर ये हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऊपर उठती हैं तथा क्षोभ मंडल में पहुंचने पर ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि पृथ्वी क्योंकि यहाँ पे घूमती है जिसके कारण ये क्या होती है, ऊपर उठ जाती है हवाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिलता है, लेकिन घूमती तेज है पृथ्वी, तो इसके कारण ये ऊपर उठ जाती हैं और फिर ये भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं, ध्रुवों की ओर भी भूमध्य रेखा की ओर भी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यह हवाएं ध्रुवों के पास नीचे उतरती हैं तथा पुनः उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती हैं। इससे पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है जिसे ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। तो ये हमने समझ लिया, तीनों के तीनों सेल जो होती हैं उनके बारे में समझ लिया है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाते तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे कह रहा है जेट स्ट्रीम के बारे में। तो अब थोड़ा सा जेट स्ट्रीम समझ लेते हैं कि जेट स्ट्रीम होता क्या है, कैसे बनता है जेट स्ट्रीम, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझते हैं। आगे यहाँ पे जेट स्ट्रीम के बारे में बात की गई है, चलिए समझ लेते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में, तो पहली बात तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सक्रिय पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो दो तरह की यहाँ पे दिखाया गया है, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्रुवीय जेट स्ट्रीम हो गई, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर है, और दूसरी जो है उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हो गई, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इनकी खोज कब हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी बम वर्षक जेट विमान जो है जापान की ओर उड़ान भर रहे थे, तो वो जब आ रहे थे अमेरिका से जापान की ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में, तो उनकी गति में अत्यधिक कमी हो रही थी। इसके विपरीत लौटते समय क्या हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर जब जा रहे थे तो जेट विमानों की गति में आसानी थी वृद्धि हो जाती है। इस परिस्थिति में अध्ययन के पश्चात जेट स्ट्रीम अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। देखिए थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे मैं शायद ज़्यादा रखूँ क्योंकि अभी मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, बट रिकॉर्डिंग ऑफ थी, हमने इसको पढ़ा दिया था। और तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं जेट स्ट्रीम की विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है। जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊपरी सीमा की सक्रिय पट्टी में, फिर से देख लेते हैं, जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की सक्रिय पट्टी में पश्चिम से पूर्व की दिशा में दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों 20 अंश अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य होता है। इन्हें परिध्रुवी विसर्पी भंवर भी कहते हैं क्योंकि इनका संचार दोनों गोलार्धों में दोनों ध्रुवों के चारों तरफ होता है, इसीलिए इसी तरफ ध्रुवों के चारों तरफ विसर्पी रूप में होता है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, विसर्पी भंवर भी बोला जाता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम में पवन के वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में अत्यधिक प्रबल होती, तो ये बात याद रखनी है कि शीतकाल में अत्यधिक प्रबल होती हैं। ग्रीष्म काल में इनका वेग जो होगा तुलना में क्या होगा, कम होगा, आधा हो जाता है। अधिकतम वेग लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती हैं, ठीक है। ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है तथा इनका खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है। शीतकाल में इसका विस्तार अधिकतम पाया जाता है तथा यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जेट स्ट्रीम के प्रकारों के बात की गई, तो यह 5 प्रकार के जेट स्ट्रीम पाए जाते हैं। इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग वैसे भी पवनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम का निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं जो ध्रुवीय शीत वायु राशि है और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मेलन से 40 से 60 डिग्री के मध्य होता है। ये विपरीत वायु राशियों के कारण इनकी ताप प्रवणता अधिक होती है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण इनकी जो है क्या होती है, ताप प्रवणता अधिक हो जाती है, ठीक है। इनका
प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है, साथ ही यह अधिक अनियमित होती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ध्रुवीय जो वाताग्र जेट स्ट्रीम है। आगे है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। कह रहा है कि इस जेट स्ट्रीम की अवस्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपरी क्षोभमंडल में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर होती है। इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर में होता है तथा ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक नियमित होती है। यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, उसकी तुलना में ये जो होगी उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, ये क्या होगी, अधिक नियमित होगी। वो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है, आपको मैंने बताया। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है। ठीक है, तो जैसे ही विषुवत रेखा के पास संवहन के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं गर्म होकर, तो ये ऊपर जब पहुंचती हैं क्षोभ सीमा के पास, तो इनका प्रवाह उत्तर पूर्वी दिशा में हो जाता है, जिस कारण इस स्ट्रीम का जो है जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने में इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन किनका योगदान होता है पश्चिमी विक्षोभ में, तो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का जो है इसमें काफ़ी योगदान होता है। अगली हम लोग बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, पछुआ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पूर्वी की बात है। इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति धरातलीय पूर्वी पछुआ हवाओं के ऊपरी क्षोभमंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में होती है। यह अन्य 3 जेट धाराओं के दिशा के विपरीत उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चलती है तथा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो याद रखना कि ये जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये केवल कहाँ पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। उत्पत्ति का कारण पूछा जाए तो व्यापारिक धरातलीय पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, इसके कारण जो है उत्पत्ति होती, कहाँ उत्पत्ति होती है, तो भारत एवं अफ्रीका के ऊपर होगी, कब होगी, ग्रीष्मकाल में होगी। ये हो गई बातें। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग व्यापारिक पवनें सारी चीज़ें समझेंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके आगे वाला वीडियो आएगा, तब भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अभी देख लीजिएगा इसको। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग जो पवनों के बारे में बात करेंगे कि विंड चलती कैसे हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग देख के इसके बाद फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बात साफ हो जाएगी। इसकी उत्पत्ति का संबंध तिब्बत के पठार के उष्मण से है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक कारक यह भी है। तो ये जो हमारी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, इसके बारे में हम लोग इसके रीजन की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, भारतीय मानसून जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। इसको हम लोग कैसे प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे उसमें समझेंगे। आगे है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। चलिए समझते हैं। इस जेट स्ट्रीम को समताप मंडलीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसका निर्माण सागल तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल में ध्रुवों के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतलन में होता है, शीतकाल में होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यानी कि ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। देखो ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि आप लोग जब विंड सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर कोशिश करूँगा, अगर आज हो जाता तो आज ही मैं उसको कवर कर दूंगा, जिससे आप लोग समझ में आ जाए। स्थानीय जेट स्ट्रीम के बारे में बात की जा रही है। स्थानीय जेट स्ट्रीम का उद्भव स्थानीय तापीय एवं गतिकीय दशाओं के कारण कुछ खास स्थानों पर होता है। इनका महत्व मात्र स्थानीय स्तर पर ही होता है। ठीक है, तो ये भी बात होगी। चलिए जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा महत्व क्या है इसका समझ लेते हैं। जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण तथा अपसरण होता है, जिससे चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों का निर्माण होता है। ध्रुवीय वाताग्र जहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात तथा तूफान उत्पन्न होते हैं, उनका संबंध उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम से होता है। धरातलीय शीतोष्ण चक्रवातों के ऊपर उच्च तलीय क्षोभमंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है।
तो ये चक्रवात अधिक प्रबल तथा तूफानी हो जाते तथा सामान्य से अधिक वर्षा करते हैं। ठीक है। अगर जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है। जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार दो तरह से होता है। चक्रवातों में हवा ऊपर उठती है तथा प्रतिचक्रवातों में हवा नीचे बैठती है। इस तरह उच्च तलीय हवा में ऊपरमुखी तथा एवं अधोमुखी संचार होने लगता है। होने से क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल की हवाओं में तेजी से मिश्रण होता है, जिसके कारण मानव जनित वायु प्रदूषकों का क्षोभ मंडल से समताप मंडल में परिवहन कर दिया जाता है, जो ओजोन क्षय का प्रमुख कारण है। दक्षिण एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है। ठीक है। तो आगे है ब्लोइंग ऑफ विंड। मैं सोच रहा हूँ इसको एक अलग वीडियो में कवर किया जाए प्रॉपर तरीके से। हो सकेगा तो आपको ये वीडियो पहले भी मिल सकती है इस वीडियो के, कि पहले मैं पवन संचरण को समझा दूँ, ब्लोइंग ऑफ विंड को समझा दूँ, तब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ जो मैंने अभी समझाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया, और अगर आपको कोई टॉपिक प्रॉपर तरीके से बुक से समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ बुक को कवर किया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा उस टॉपिक में प्रॉपर, हम उसको अपने तरीके से अपने कंटेंट के साथ उसको समझा देंगे, जिससे आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि कैसे पढ़ना है इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।